कभी सोचा है दुनिया का जो सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है वो आखिर बना कैसे? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की नहीं है। ये तो एक पूरे राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। इसे समझने के लिए हम इस पूरी कहानी को 4 जरूरी हिस्सों में देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के शासन से और सफर तय करेंगे आजाद भारत के संविधान बनने का। तो हमारी कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी भारत में व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे यहीं की शासक बन बैठी। और जब हालात बिगड़ने लगे तो ब्रिटिश सरकार को बीच में आना पड़ा और यहीं से भारत में शासन के नियमों की, कह सकते हैं, पहली ईंट रखी गई। ये फ्लो चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। भारत के कानूनी ढांचे को हम 2 बड़े दौर में देख सकते हैं। पहला दौर था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का और दूसरा दौर था सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के शासन का। तो ब्रिटिश संसद ने अपना कंट्रोल कैसे बढ़ाया? धीरे धीरे कई एक्ट्स के जरिए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। इन सब कानूनों का एक ही मकसद था, पावर को सेंट्रलाइज करना, यानी सत्ता को एक जगह इकट्ठा करना। और इसी से पूरे भारत के लिए एक जैसे प्रशासन की नींव पड़ी। फिर आया साल 1858। ये एक बहुत ही एक निर्णायक मोड़ था। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद सत्ता पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और बस यहीं से भारत में शासन का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। तो असल में बदला क्या? पहले देखिए, शासन एक कमर्शियल कंपनी चला रही थी जो अपने डायरेक्टर्स को जवाब देती थी। अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में था और जवाबदेही थी सीधे ब्रिटिश संसद को। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये शासन के पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब कहानी के दूसरे दौर में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि क्राउन के शासन के दौरान कैसे, भले ही बहुत धीरे धीरे, लेकिन भारतीयों को भी शासन की प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हुई। ये टाइमलाइन इस सफर को दिखाती है। 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट से भारतीयों को कानून बनाने में शामिल करने की एक बहुत धीमी शुरुआत हुई। फिर आए 1909 और 1919 के रिफॉर्म्स और फिर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट बहुत जरूरी था क्योंकि ये भविष्य के संविधान के लिए एक तरह से एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट ही बन गया। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। वो पल जब भारतीयों ने अपनी तकदीर लिखने का फैसला खुद किया और इसके लिए बनाई गई भारत की अपनी संविधान सभा। वैसे एक संविधान सभा का आइडिया नया नहीं था। इसे सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने सामने रखा था और फिर सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये सपना सच हुआ और यहीं से संविधान बनाने का काम, कह सकते हैं, ऑफिशियली शुरू हो गया। जब ये सभा बनी तो इसमें कुल 389 सदस्य थे। अब ये नंबर बहुत खास है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रिटिश भारत के ही नहीं बल्कि उस समय की रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। मतलब ये पूरे देश की आवाज थी। लेकिन फिर 1947 में देश का बंटवारा हुआ और इसका सीधा असर इस सभा पर भी पड़ा। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बंटवारे के दर्द की एक सीधी तस्वीर है। और जरा इस पर गौर कीजिए, इस एक दस्तावेज को तैयार करने में कितना वक्त लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, कुल 11 सेशंस हुए। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जबरदस्त मेहनत वाला काम था। ये जो तारीखें हैं, ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये मील के पत्थर हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया और फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। हर एक तारीख अपने आप में एक कहानी है। अब इतना बड़ा काम कोई एक इंसान तो कर नहीं सकता था, इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर की जरूरत थी और ये काम किया कई जरूरी कमेटियों ने, जिनकी कमान उस दौर के सबसे बड़े और सबसे काबिल नेताओं के हाथ में थी। ये टेबल हमें एक आइडिया देता है कि काम को कैसे बांटा गया था। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल संभाल रहे थे और सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और हाँ, जितनी भी कमेटियां थीं उनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति यकीनन सबसे ज्यादा अहम थी।
इसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था और इसी के कंधों पर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो इस पूरे विशाल काम का जो केंद्र बिंदु थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हीं की देखरेख में सारी बहसें, सारी चर्चाएं और अलग-अलग ड्राफ्ट्स को एक साथ पिरोकर वो आखिरी दस्तावेज तैयार किया गया जिसे आज हम भारत का संविधान कहते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सोचिए, एक दस्तावेज जो 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया, वो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 1 अरब से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे शक्ल दे रहा है। शायद यही इसकी सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है।